जमीन प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में देखिए समझने वाली बात है, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का कारण क्या है और अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। ठीक है, तो दाखिल खारिज जो है वो अगर रिजेक्ट हो गया तो उसका क्या कारण है ये बात आज समझाएंगे, और अगर आपका दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी बात यहाँ पे डिस्कस करें। बहुत लोगों का ऐसा सवाल आया कि दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट, तो ये चीज़ समझना बेहद जरूरी है कि क्यों रिजेक्ट होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए, अगर मान लेते हैं जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि उनको ये भी पता नहीं है कि दाखिल खारिज क्या होता है, तो वो हम बता देते हैं। जब आप कहीं भी किसी से जमीन को खरीदते हैं तो आपको एक स्टाम्प पेपर पे पूरा जो भी जितने का भी स्टाम्प पेपर है, पूरा जमीन का रजिस्ट्री पेपर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री पेपर आपको मिलेगा, रजिस्ट्री पेपर मिलेगा तो ये जमीन आपका जमीन का रजिस्ट्री हो गया, आपने जमीन खरीद लिया। अब जिसका नाम से ये जमीन सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, सरकार के रिकॉर्ड में जिससे आप जमीन खरीदे उसका नाम दर्ज है और आपने जमीन का रजिस्ट्री करा लिया। अब आपको उसको वेरीफाई करना है कि जो जमीन बेचा है क्या वो आदमी वही है जो सरकार के रिकॉर्ड में नाम दर्ज है या उसका कोई वंशज है। ठीक है, बस वेरीफाई अगर हो जाता है सही से तो जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है। तो इसको करना पड़ता है ऑनलाइन अप्लाई, मतलब इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अभी नया प्रक्रिया में अब ये डायरेक्ट भी होता है, उसका भी एक अलग नियम है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं ये प्रक्रिया बंद हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई का भी प्रक्रिया होता है। ठीक है, अगर जमाबंदी नहीं कायम है तो उसकी हम अलग डिस्कस करेंगे उसको, अब किए भी हुए हैं पहले भी। तो इसमें करने के बाद अगर कोई भी त्रुटि पाया जाता है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाता है, किसी भी तरह का मान लेते हैं वहाँ पे आपत्ति अगर लगता है या कोई आपत्ति दर्ज करा देता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो ये सब कारण से जो है रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कारण जैसे क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए तो इसको करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ऊपर से लेकर ये देखें वेरीफाइड बाय कर्मचारी देखेगा खाता खेसरा, वो अपना फाइल जो रजिस्टर है उसमें वेरीफाई करेगा और वो उसके बाद कर्मचारी के बाद सीआई भी वेरीफाई करता है, ये भी आपको कार्यालय में मिलेगा। और ये भी सारा नाम हो गया पूरा जो भी है उसका वंश में कौन कौन है सब है सारा कुछ, या जो है वेरीफाई करता है। आप देखें कि यहाँ पे जो है ये जो है आप समझ सकते हैं कि कहीं भी वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ है ना, आप ये देख सकते हैं। तो ये जो है जो भी है तो करेक्शन में डायरेक्ट यहाँ पे रिजेक्टेड लिख दिया, रीजन लगा दिया उसमें कि, और इसमें लिख सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में वर्णित है कि उक्त भूमि की पंजी 2 से मिलान किया गया और उक्त भूमि रैयती खाते की जो है अराजी है। दाखिल खारिज नियमावली 2012 के अनुसार दस्तावेज नहीं रहने के कारण दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज अस्वीकृत करता है। बहुत बार ऐसा लगेगा जमीन पर विवाद है ना, ऐसा भी लिख देगा जमीन पर विवाद है इसलिए दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब जमीन पे मान लेते हैं टाइटल सूट है, जमीन पे मान लेते हैं पार्टीशन सूट है या अन्य कोई भी केस है, धारा लगा हुआ है, वो जाके वो आवेदन दिखा दिया कि ये लगाने के बावजूद जमीन का बिक्री किया गया तो सीओ उसको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। फिर करेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन वो मामला जब तक नहीं सुलझेगा तब तक नहीं करेगा। ठीक है, तब तक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज तो होता ही है। अब कैसे कर देगा, सीधी सी बात है, कोई आपत्ति दर्ज कर रहा है तो कुछ ये भी हो सकता है कि वो एक तरह से टाइम पास कर रहा है और ये भी हो सकता है कि उसका आपत्ति सही है। तो दोनों केस में जो एक तरह से प्रभारी का जो काम है कि वो उसको जो है रिजेक्ट कर देना। ठीक है, और तरह से बहुत सारी चीज होती है। यहाँ पे आपको ऐसा लिखेगा कि जमाबंदी में से जमीन नहीं बेचा गया, ऐसा भी कभी यहाँ पे रीजन लिखा जाता है। या रजिस्टर 2 में जो है, तो अगर रजिस्टर 2 में भी मान लेते हैं वो नहीं मिलता है, ठीक है, उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा एक होता है कि मान लेते हैं ठीक है सब कुछ सही है, सारा मेंशन है, लेकिन जमीन बेचने वाला जो है उसका कोई पहचान ही नहीं है जमीन के रजिस्टर में। मतलब समझ सकते हैं ना कि वो उनके पिता हैं और ये बात वो रजिस्टर तो नहीं जान रहा ना। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और ये भी यहाँ पे समस्या उत्पन्न करता है कि मान लेते हैं ज़मीन जो है पिता के नाम से है और या बेटी बेच दी, ठीक है, या मान लेते हैं पत्नी बेच दी, सबके केस में होता है। देखिए ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता है वहाँ पे ये चीज़ ये मेंशन करा के दिखा के, लेकिन ज़मीन का दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो उसको वेरीफाई करना, उसको पुष्टि करना, ये सब जो है समस्या उत्पन्न करता है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारा कारण होता है, रिजेक्ट का जो कारण होता है वो बहुत सारा होता है। हम बहुत सारा कारण का एक लिस्टेड आपको दिखाएंगे एक बार, ठीक है, कि कितना कितना कारण हो सकता है और सब कारण में आपको क्या क्या करना चाहिए। हर कारण के लिए अलग अलग नियम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप, वो डिपेंड करता है कारण पे भी कि अभी किस कारण से रिजेक्ट हो गया। मान लेते हैं कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, हम एक बार बताते हैं कि अगर आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवा रहे हैं और रजिस्ट्री ये ज़मीन पिता के नाम से है, ठीक है, और इसको जाके जो है बेटा बेच देता है। अब पिता जीवित है या मृत है, दोनों केस में बेच देता है, रजिस्ट्री भी कर देता है। तो अगर जीवित हैं तो ये सपोर्ट कर देंगे, अगर वो नहीं जीवित हैं तो बेटा के नाम से, नहीं जीवित हैं तो बेटा के नाम से ज़मीन कर लेना ज़्यादा सही होता है। अगर ये जीवित हैं तो अगर बेटा बेच रहा है तो पिता अगर सपोर्ट कर देते हैं तो दाखिल खारिज में दिक्कत नहीं होता और रिजेक्ट भी नहीं होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं बेटा बेच रहा है, पिता के नाम से ज़मीन और बेटा बेच रहा है और पिता जीवित है तो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। ये पिता नहीं है और फिर भी बेटा बेच रहा है बिना अपने नाम कराए हुए तो भी रिजेक्ट हो जाता है थोड़ा देर के लिए, इसलिए कि सरकार के रिकॉर्ड में वो प्रूफ तो नहीं है कि यही इनके पिता हैं। बस वो चीज़ जो है अब वहाँ पे मेंशन कराना, मतलब जो है अपने नाम पर लाना या अपना वंशावली लेकर जाना, ये सब तमाम चीज़ें आपको जो है दुरुस्त करना पड़ता है, तभी जो है रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप जिससे ज़मीन खरीदें तो ये चीज़ खरीदने समय भी थोड़ा सा आपको वेरीफाई करना चाहिए कि इसका अगला परिणाम क्या हो सकता है। जिससे हम ज़मीन लिखवा रहे हैं कि अगर उसका ज़मीन का लिखवा लेने से भी मान लेते रजिस्ट्री तो हो गया, आप तो थोड़े देर के लिए हकदार हो गए, लेकिन सरकार के सामने उस ज़मीन का आप मालिक नहीं हैं, ठीक है। इसलिए सरकार के सामने जब आपका नाम दर्ज हो, आप लगान जमा करेंगे, आपके नाम से रसीद कटेगा, तभी आप ज़मीन का मालिक हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो ये जो दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का कारण है, ये बहुत सारा कारण है और इस तरीके से यहाँ पे जो है वेरीफाई करने के बाद उसको रिजेक्ट हो सकता है कर्मचारी, सीआई या सीओ, जिसके द्वारा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि सीआई और कर्मचारी ने वेरीफाई करके पास कर दिया बट उसको सीओ ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत बार तो क्या होता है कि जैसे खतियान में उसमें रकबा कम ही है फिर भी ज़्यादा लिख दिया तो भी रिजेक्ट हो जाता है कि ज़मीन जो बेचा गया उसमें रकबा ही कम था, ठीक है। तो इसको मतलब सही करना बेहद जरूरी था। अब देखिए इसके लिए नया नियम एक आ गया है ना। अब नया नियम में क्या होता है, जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी कायम होता है, ठीक है, जमाबंदी अगर कायम होता है ज़मीन का तो उस केस में फिर दाखिल खारिज के लिए अब ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ता। मतलब वो जमाबंदी कायम है तो अब वो काम रजिस्ट्री ऑफिस में एक फॉर्म भराएगा और आपका वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। मतलब क्या, जब अब वो तभी होगा, लेकिन ये फॉर्म तभी भराएगा जो जमाबंदी जिसके नाम से कायम है वही बेच भी रहा है, ठीक है, वही ज़मीन बेच रहा है और उसका जमाबंदी में जो है ज़मीन वो है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। फॉर्म भराएगा, वेरीफाई होगा तो इसमें तुरंत वेरीफाई हो जाता है। इसलिए जिसके नाम से सब कुछ क्लियर है वही बेच रहा है तो सारा कुछ सही है तो इजीली हो जाता है। अब अगर जमाबंदी पिता के नाम से है, बाबा के नाम से है, मम्मी के नाम से है, अब बेच उसका वंशज रहा है तो वंशज ऐसा नहीं हक नहीं है, बिल्कुल हक है, लेकिन थोड़ा देर के लिए वो वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए कि नाम मैच नहीं कर रहा, आप सिर्फ जाके केवाला को ऑनलाइन कर दिए, आप वहाँ पे जो है वहाँ पे रिकॉर्ड ऑनलाइन चला गया, लेकिन ये चीज़ जो है ठीक है आपने पिता का नाम भी वहाँ दर्शा दिया जो, लेकिन उस आदमी को वेरीफाई नहीं हो पाया उस चीज़ों का, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही होता है कि ज़मीन अगर उन्हीं के नाम पे हो और वेरीफाई अगर हो जाता है, सही तरीके से वेरीफाई कर लिया जाता है, वो आदमी की पुष्टि हो जाती है तो फिर जो है वहाँ पे पास भी कर दिया जाता है, रिजेक्ट नहीं भी होता उस केस में। लेकिन अगर आपको ये अगला सवाल समझने वाली बात है कि अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो रीजन पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए, रीजन आपको समझ में आना चाहिए फिलहाल किस कारण से रिजेक्ट हो गया। लेकिन ज़्यादातर कारण में अगर मान लेते हैं जैसे पिता के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है, बेटा लिख रहा है, वो सब केस में अगर आपका रिजेक्ट होता है तब डीसीएलआर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद अगर आदेश होगा तो हो सकता है कि आपका जमाबंदी जो है कायम हो जाए, आपका जो है फिर वहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो दोबारा करने के बाद। तो ये एक प्रक्रिया हो सकता है यहाँ पे करने का, ठीक है। तो ये नियम जो है आप इस तरीके से आप डीसीएलआर के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारा कुछ मेंशन करके बता सकते हैं इस कारण से मेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है कि मतलब उससे पहले अगर तरीका आप अपना लें कि जिस कारण से रिजेक्ट हो गया तो उस व्यक्ति को आप सीओ के पास ले जाएं, ठीक है।
तो वो भी एक वहाँ पे हो सकता है कि मिलने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद जो है एक तरह से वो चीज़ वहाँ पे आदेश कर दिया जाए, आपका जो है वेरीफाई कर दिया जाए और आगे का काम जो है रिजेक्ट ना हो। तो ये सभी प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि किस कारणवश से, ये बहुत सारा कारण हो सकता है, इसलिए हर कारण का अलग अलग नियम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कारण पे। तो एक बार हम कारण को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कितना कितना कारण हो सकता है, तो उस पर हम विशेष तरीके से बता पाएंगे कि आपको कब किस कारण में कहाँ जाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।